जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, टारगेट 90 डे सीरीज में हमारा लास्ट 26 डे आज है और आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्टार्टिंग जो हमारे चैप्टर या फिर पार्ट के बारे में हमने बात किया था या फिर हमने भाग के बारे में बात किया था। तो आज हमारा भाग स्टार्ट हो जाएगा और भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र और भाग 2 में है नागरिकता। ये दोनों भाग से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे और जो फैक्ट हमें जानने चाहिए वो सारे फैक्ट भी देखेंगे। और हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू हुआ है, उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। देखिए, संविधान सभा ने संविधान बनाया, संविधान ने संसद को पावर दिया कि आप नया राज्य बना सकते हैं। किसने? तो संविधान सभा ने संविधान बनाया और संविधान ने संसद को पावर दिया कि आप एक नया राज्य बना सकते हो। आखिर बना सकते हैं संसद नया राज्य, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत बना सकते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत संसद नया राज्य का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि आप देखेंगे पहले ये MP जो था, MP और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ में थे, फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है MP से अलग होके। तो ये किसने किया? तो संसद ने किया था ये, ठीक है। संसद ने विधेयक लाया, संसद में विधेयक लाया गया, फिर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। यहाँ पे विधानसभा का कोई इंपॉर्टेंस, कोई रोल नहीं होता है। किसका रोल रहता है? तो संसद का रोल रहता है। हाँ, विधानसभा के पास इस चीज को रखा जा सकता है, लेकिन विधानसभा की बातों को मानने के लिए संसद बाध्यकारी नहीं है। संसद का मन कर देता है तो वो अलग कर सकती है। विधानसभा का कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता, आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या कर सकती है? तो जो क्षेत्र रहते हैं, क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, सीमा है। जैसे देखिए पहले MP इतना बड़ा हो गया, अब इसकी सीमा में परिवर्तन हो गया। MP इतना छोटा सा हो गया, थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिए। तो सीमाओं में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन, है ना। जैसे कि आप देखेंगे ओडिशा, पहले ओडिशा था अब उड़ीसा हो गया, फिर उत्तरांचल था तो उत्तराखंड हो गया। तो नाम में परिवर्तन कौन करता है? तो नाम में परिवर्तन भी संसद ही कर सकती है, विधानसभा नहीं करता है। आपको याद रखना है, जो भी चीजें होती हैं वो संसद कर रही है, विधानसभा नहीं करता है, आपको याद रखना है। फिर अनुच्छेद 1 क्या? अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया, क्या भारत या फिर इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्यों का संघ होगा। ये जो राज्य आपको दिख रहे होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्य हैं और राज्यों का यूनियन या फिर संघ होगा। और आपको याद क्या रखना है कि राज्यों का समूह नहीं है, ये राज्यों का संघ है। आप देखिए, राज्यों का समूह और राज्यों के संघ में दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। समूह में क्या होता है कि राजस्थान, मान लीजिए एक समूह में अगर मान लीजिए कि हमारा भारत रहता और राज्यों का समूह रहता, तो राजस्थान का जब मन करता तो राजस्थान अलग हो जाता, जब छत्तीसगढ़ का मन होता कि मैं इंडिया में नहीं रहूंगा तो अलग हो जाता। लेकिन संघ में क्या रहेगा कि जब तक इंडियन जो हमारा संसद है या फिर जो हमारी जो यूनियन है यहाँ पे, तो जब तक ये नहीं चाहेंगे, जो हमारा संघ है वो नहीं चाहेगा, तब तक आप अलग नहीं हो सकते। मीन्स आप अलग हो ही नहीं सकते, संघ बोलता है, ठीक है। और समूह में क्या बोलता है कि आप अलग हो सकते हैं। जब जैसे कि आप USA में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे राज्य हैं, उनका मन करता है वो अलग हो सकते हैं, वो समूह है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ना तो उसके पास ऐसा कोई पावर है कि वो राज्य से अलग हो गया। मान लीजिए कि उड़ीसा को मन किया कि आज ठीक है, केंद्र सरकार से गुस्सा हो गई और बोलती है मैं अलग होना चाहती हूँ। पावर ही नहीं है इसके पास, ये अलग नहीं हो सकते, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा या फिर राज्यों का यूनियन होगा। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? जो हमारा इंडिया है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। देखिए, संसद जो है, संसद हमारे इंडिया में या फिर भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका है, अब श्रीलंका अगर चीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग गया,
अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि चीन वाले यहाँ पे कब्जा कर लिए हैं, जब मन करता है तो तमिलनाडु में कब्जा कर वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं तमिलनाडु वालों से। तो इंडिया वालों को गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो यहाँ पे जितने चीन वाले हैं इनको मारेंगे और भगा देंगे और श्रीलंका को कब्जा कर लेंगे, और श्रीलंका को कब्जा कर लेंगे, भारत में शामिल कर सकते हैं। तो क्या संसद को अधिकार है कि जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र है, उसमें नए राज्यों का क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, या फिर नए राज्यों को प्रवेश या फिर स्थापना कर सकते हैं। क्या संसद को अधिकार है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि पहले आप देखेंगे गोवा था, गोवा क्या पुर्तगालियों के पास था, तो गोवा को क्या किया, भारत ने ले लिया। तो वैसे बहुत सारे राज्य थे जो कि पहले बाहर के थे, फिर उन्हें क्या किया, तो इन्हें इंडिया ने अधिकृत कर लिया। तो कैसे किया, तो अनुच्छेद 2 के तहत उसे अपना नया राज्य बना सकते हैं। तो संसद नए राज्यों का, जब नए राज्यों की बात आएगी तो क्या अनुच्छेद 2 के तहत संसद नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकती है। मान लीजिए आज यहाँ पे मालदीव है, मालदीव के ऊपर गुस्सा आया और क्या किया, मालदीव को इंडिया अपने कैप्चर में कर लिया। ठीक है, बोलेगा चल ठीक है तू एक राज्य बन जा, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत होगा। वही का मान लीजिए महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से ये वाला पार्ट को अलग करना है, तो ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग हो गया, नया राज्य बन गया। ये राज्य बन गया रायपुर, मान लीजिए राज्य बन गया। तो जब ये रायपुर राज्य बनेगा तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। जो पहले से है वो अनुच्छेद 3 के तहत होंगे, और जो नए बन रहे हैं वो अनुच्छेद 2 के तहत होंगे। आपको याद रखना है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन होता है, आपको बताना है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र होता है, कब, 1947 में। 1947 में स्वतंत्र होता है, तो आपको पता है कि उस टाइम पे भारतीय जो क्षेत्र है, भारत क्षेत्र रहते हैं, उसमें टोटल 552 रियासतें रहती हैं। कितनी, 552 रियासतें। इसमें से 549 रियासत ऐसी रहती हैं जो कि भारत में बोलती हैं मैं भारत में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी रहती हैं जो कि मस्तीखोरी चालू कर देती हैं और बोलती हैं कि मैं ना तो भारत में शामिल होंगी ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगी। क्या बोलती हैं वो, ना तो मैं भारत में शामिल होंगी ना तो मैं पाकिस्तान में शामिल होंगी। कौन कौन सी रियासतें रहती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सी 3 रियासतें हैं आखिर वो, तो आपको याद रखना है हैदराबाद। कौन सी, हैदराबाद। फिर दूसरा है जूनागढ़। हैदराबाद तो आपको पता है, और जूनागढ़ कहाँ पे है, तो गुजरात में है, और कश्मीर। ये 3 जो क्षेत्र रहते हैं, रियासतें रहते हैं, ये बोलती हैं कि ना तो मैं भारत में शामिल होंगी तो ना तो मैं पाकिस्तान में रहूंगी, मैं स्वतंत्र होकर रहना चाहती हूँ। फिर होता क्या है, सरदार पटेल जी रहते हैं। सरदार पटेल जी बोलते हैं यार तुम्हारा दिमाग ना चले, हम क्या करते हैं, हम तुम्हें शामिल करके ही रहेंगे। फिर ये हैदराबाद को कैसे शामिल किया जाए, तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही करके, क्या, पुलिस कार्यवाही करके इसे शामिल कर लिया जाता है भारत में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हैदर को पुलिस मारेगी, हैदर को पुलिस मारेगी। ठीक है, हैदर एक मूवी भी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हैदर को पुलिस मारेगी। तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, कैसे, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया जाता है। कैसे, विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को शामिल किया जाता है। देखिए, जून में अभी क्या इलेक्शन होने वाला है, तो जून में मत होने वाला है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जून में जनमत होगा, जून में जनमत होगा, आप ऐसे याद कर लीजिए। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया भारत में, तो जनमत संग्रह के द्वारा। कश्मीर को कैसे शामिल किया गया, तो विलय पत्र द्वारा। ठीक है, देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या सोचता है, काश ये कश्मीर जो है विलय हो जाए मुझ में, काश कश्मीर विलय हो जाए, काश कश्मीर विलय हो जाए मुझ में। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है, क्या पूछता है कि हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा, विलय पत्र में हस्ताक्षर करवा के शामिल किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो ये बात आती है कि ठीक है, क्या हम 552 राज्य बना दें। अब बताइए, अगर इंडिया में अभी कितने राज्य हैं, तो आप बोलोगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी आपको याद रखना है कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया में। ठीक है, अगर हम 552 राज्य बना देते तो सोचिए क्या होता, हमारा एक राज्य,
एक रायपुर राज्य रहता है, एक बिलासपुर राज्य रहता है, एक गरियाबंद राज्य रहता है, ऐसे सारे राज्य हो जाते, जो जिले हैं क्या पता वो राज्य रहते। तो इसलिए क्या बात होती है कि चलिए हम क्या करें कि हम ये जो रियासतें हैं इनको राज्यों में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि चलिए सरकार, इंडियन जो सरकार रहती है, गवर्नमेंट रहती है, वो सरकार बोलती है कब 1948 में, कब 1948 में एक आयोग का गठन कर देती है जिसका नाम रहता है धर, एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग। धर आयोग, धर आयोग का गठन करती है और बोलती है कि हम क्या करें यार, हमें समझ नहीं आ रहा है, 552 रियासतें रखें या फिर कुछ कम करें और राज्यों का हमें निर्माण करना है। तो धर आयोग बोलता है ठीक है चलिए हम सोचते हैं। इन लोग क्या बात करते हैं, सोचते समझते हैं, अपना इन लोग डिसीजन लेते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं कि नहीं यार भाषा के आधार पर, इन लोग पहले ये सोचते हैं, जो सरकार रहती है वो ये सोचती है कि भाषा के आधार पर, मान लीजिए जैसे कि जो छत्तीसगढ़ में रहता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोल रहा है तो छत्तीसगढ़ी जो बोले तो छत्तीसगढ़ को अलग कर दिए, ऐसे जो उड़ीसा के तो उड़ीसा वालों को अलग कर दिए, बिहार के हैं तो उनको अलग कर दिए। ऐसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी तो अलग अलग खलटाही बोली होती है, तो फिर हल्बी बोली होती है। तो क्या हम ऐसे अलग अलग करते रहेंगे? तो इनको समझ नहीं आता, ये इसलिए बोलते हैं कि भाषा के आधार पर सही नहीं है, भाषा के आधार पर हम राज्य नहीं बना सकते। ये बोलते हैं कि हम प्रशासन के आधार पर राज्य बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बोलते हैं कौन, धर आयोग क्या बोलता है, धर आयोग बोलता है कि प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाने चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। फिर सरकार को वो भी समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद सरकार फिर एक और समिति का गठन करती है जिसका नाम रहता है जेवीपी समिति। क्या, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में कौन कौन रहता है? आप पहली बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है। जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, आप याद रखेंगे कौन, जवाहरलाल नेहरू। फिर वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। कौन, पट्टाभी सीतारामैया। आप इनके तीनों के नाम याद रखेंगे, पट्टाभी सीतारामैया। जेवीपी समिति का गठन किया जाता है और बोला जाता है कि क्या धर आयोग ने जो बोला है वो सही है या फिर हम लोग कुछ भाषा के आधार पर रखें या फिर प्रशासन के आधार पर। तो जेवीपी समिति भी 1948 में इसका भी गठन होता है और 1948 में दोनों का, है ना, धर आयोग का भी गठन होता है और जेवीपी समिति का भी 1948 में गठन होता है। ये भी बोलती है कि हाँ धर आयोग सही बोल रहा है, भाषा के आधार पर ये किसी भी क्षेत्र को या फिर राज्यों का निर्माण करना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बोली या फिर भाषाएं हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। फिर आखिर हो क्या जाता है, एक घटना घट जाती है कब, 1953 में। 1953 में देखिए जब भारत स्वतंत्र होता है तो उस टाइम पे बोला था कि ठीक है हम भाषा के आधार पर हम लोग राज्यों का निर्माण कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं रहता। इसीलिए उस टाइम पे एक इंसान रहता है, उसका नाम क्या रहता है, श्री पोटी रामलुलु। रामलुलु ये आंध्र प्रदेश के एक इंसान रहते हैं और ये क्या बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि हम अगर अलग हो जाएंगे तो हम उसके बाद हमारा नया राज्य बना देंगे अगर हम लोग भाषा के आधार पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो ये अनशन कर देते हैं और आमरण अनशन कर देते हैं भूख हड़ताल पे, और 56 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं और लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने दिनों की, तो 56 दिनों की भूख हड़ताल करके इनकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली फिर सरकार को झुकना पड़ता है और सरकार क्या करती है, तो आंध्र प्रदेश का गठन कर देती है। आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हो जाता है, तो भाषा के आधार पर, क्योंकि जो रामलुलु ये जो थे ये बोलते हैं कि भाषा के आधार पर हमें आंध्र प्रदेश का गठन चाहिए। तो जब तक फिर ये हड़ताल करते हैं, आखिर 56 दिन बाद ये क्या, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन बनता है, तो आंध्र प्रदेश बनता है। उसके बाद फिर इनको, इनके जो सरकार रहती है, सरकार ये सोचती है कि अगर आंध्र प्रदेश को हम बनाती है, ऐसी अब सभी लोग हड़ताल करने लग जाएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर हम कितने राज्य बनाएंगे। इसलिए फिर एक आयोग का गठन होता है जिसका नाम रहता है फजल अली आयोग। कौन सा, फजल अली की अध्यक्षता में आयोग गठन होता है, फजल अली आयोग या फिर अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग में कौन कौन से लोग रहते हैं, देखिए फजल अली अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अब और कौन से मेंबर रहते हैं, तो इसमें 2 मेंबर और रहते हैं। कौन कौन, के एम पडिक्कर रहते हैं और एच एन कुंजरू रहते हैं। कौन, एच एन कुंजरू। जितने नाम मैं बता रहा हूं उतने नाम आप याद रख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है।
फजल अली आयोग का गठन कब होता है? तो 1953 में गठन होता है। 1953 में ही ये आंध्र प्रदेश नया राज्य बनता है और 1953 में जब सरकार को समझ नहीं आता कि अब भाषा के आधार पर बनाना पड़ जाएगा तो ये फजल अली आयोग का गठन कर देते हैं। फजल अली अध्यक्ष रहते हैं और के.एम. पडिक्कर और H.N. कुंजरू जो रहते हैं वो सदस्य रहते हैं। ये लोग कब 1955 में रिपोर्ट पेश करते हैं। वो जो रिपोर्ट पेश करते हैं फिर बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। यही जो रिपोर्ट रहता है वो बोलते हैं राज्य पुनर्गठन का आयोग, या फिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे होना चाहिए उसके बारे में ये लोग बताते हैं। कौन से? तो फजल अली आयोग। उसमें बोला जाता है कि 14 राज्य रहेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में ये राज्य पुनर्गठन आयोग बोलता है। किसकी अध्यक्षता में गठन किया जाता है? तो फजल अली की समिति के या फिर आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। कब होता है? तो 1953 में होता है। श्री पोटी राम लुलू, उनका नाम भी थोड़ा सा अलग ही है ना, साउथ वालों का नाम थोड़ा सा अलग ही होता है। तो वो जो थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है इसलिए भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप कैसे याद रख सकते हैं? टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। इसको आप बार बार याद करिए। यही से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बार बार चीज़ों को आपको मैं समझा रहा हूँ। चलिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? जो अभी हम CAA बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? CAA, आखिर ये संसद में कब पारित होता है? 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, या फिर 12 दिसंबर 2019, या फिर 13 दिसंबर 2019? CAA संसद में कब पारित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में ये लागू हुआ है। पारित कब का हो गया है लेकिन लागू अभी हुआ है। लागू कब हुआ है? तो लागू कब हुआ है ये आपको याद रखना है, 11 मार्च को। कब? 11 मार्च को लागू हुआ है। 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। यहाँ से पक्का कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, CAA संसद में कब पारित हुआ? तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए लोकसभा में कब लाया गया। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी सदन में लाया जाएगा। तो सबसे पहले ये लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में कब लाया जाता है? तो 9 दिसंबर को लाया जाता है। याद रखना है, 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में लाया जाता है और उसी दिन ये पारित हो जाता है लोकसभा से। फिर ये राज्यसभा में जाता है। कब? तो राज्यसभा में जाता है ये 11 दिसंबर 2019 को, और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो जाता है। फिर 12 दिसंबर को ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इसमें साइन कर देते हैं। ठीक है, तब ये फाइनली कब पारित होता है अगर बोला जाए तो? संसद से 11 दिसंबर। राष्ट्रपति कब? तो राष्ट्रपति 12 दिसंबर। इसलिए C राइट आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 2019 को ये पारित होता है। ठीक है, देखिए संसद से मतलब आप ऐसे याद रखेंगे कि संसद का पार्ट कौन होता है? राष्ट्रपति भी होते हैं। तो 12 दिसंबर 2019 को पहले की, देखिए कोई भी बिल जो आता है, एक्ट आता है, जो भी बिल आता है वो पहले या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा। जिसमें जाएगा उसमें पारित होगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले में जाएगा, दूसरे में पारित होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब जाके ये अधिनियम बनता है। तब ये विधेयक से अधिनियम बनता है। पहले ये विधेयक रहता है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते उसके बाद ये अधिनियम बनता है। ठीक है, तो CAA कब पारित होता है? 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी इसमें साइन करते हैं। लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को लाया जाता है, 11 दिसंबर को राज्यसभा में, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा। देखिए CAA के अनुसार किसे भारतीय राष्ट्रीयता किसे मिलेगी? भारतीय राष्ट्रीयता। CAA नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, आपको याद रखना है कौन कौन से देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे, केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। कौन कौन से देश से पूछ लेगा तो आपको याद रखना है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग भारत आए थे। कब आए थे? तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, वो आपको याद रखना है 2014। और कब? तो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ गया था बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उन्हें ही ये CAA के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता या फिर नागरिकता दी जाएगी।
सीएए में कौन कौन से धर्म के लोग शामिल हैं? देखिए सीएए में गैर मुस्लिम समुदाय, गैर मुस्लिम इसलिए देखिए सीधी सी बात है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, तो यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, तो ये जो हिंदू समुदाय है या फिर जो और अल्पसंख्यक समुदाय है उन पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, अत्याचार होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे जो हिंदू थे उनको मुस्लिम बना दिया गया या फिर उन्हें बहुत पीटा गया, टॉर्चर किया गया, जैसे बांग्लादेश में भी किया जाता है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो भी गैर मुस्लिम समुदाय हैं उन्हें हम भारतीय नागरिकता देंगे। तो आप देखेंगे हिंदू है, फिर सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, ये जो समुदाय आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 समुदाय है ये, और ये 6 समुदाय को क्या नागरिकता दी जाएगी, तो भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उसके पहले भारत में शरण ले लिए हैं। आपको याद रखना है 6 समुदाय, और कौन कौन से देश से, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से आए हुए हों। कब के पहले, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हों। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? संघीय जिसे हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी या फिर जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं आप बताइए। अभी हमने बताया है 25 राज्य या फिर 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश या फिर आप बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर संघीय प्रदेश हैं? देखिए राज्य में क्या होता है, जो भी राज्य रहेंगे वहाँ पे होता क्या है, तो जहाँ पे जो राज्य रहते हैं वहाँ पे विधानसभा होती है, विधानसभा जो कानून बनाएगी वो सारी चीज़ें चलती है। संघीय प्रदेश में क्या होता है, तो संघीय प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया जाता है या फिर प्रशासक के थ्रू सरकार चलाई जाती है, वहाँ पे शासन किया जाता है, प्रशासक या फिर राज्यपाल के थ्रू शासन किया जाता है। कहाँ पे, तो संघीय प्रदेशों में। अब बताइए कि राज्य एवं संघीय प्रदेश कितने हैं भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का इनका लोकेशन भी याद रखेंगे। आपका ये काम है, आप ध्यान से करिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से बनेगा, भारतीय जो राज्य हैं उनके राज्य की सीमाओं के बारे में, और उसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी राज्य हो गए, जितने भी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानी आप याद रखेंगे, इनके लोकेशन के बारे में याद रखेंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में आप याद रखेंगे कि कौन कौन से हैं। इतनी सारी चीज़ याद करने के बाद इनके मुख्यमंत्री के बारे में और इनके राज्यपाल के बारे में ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। क्या मैंने बताया, जो राज्य हैं उनके बारे में, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आपको याद रखना है, इनकी राजधानियों के बारे में याद रखना है, और इनके प्रशासक के बारे में याद रखना है, सीएम के बारे में याद रखना है, और राज्यपाल के बारे में याद रखना है। सारी चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है, 1 पेज में या फिर 2-3 पेज में आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार पढ़ते जाइएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में यहाँ से बन ही जाएगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारतीय संविधान है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपको याद होना चाहिए कि जो नागरिकता संबंधी चीजें हैं कौन से पाठ में दी गई हैं, तो पाठ या फिर कौन से भाग में दी गई हैं, तो भाग 2 में दी गई हैं। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 2 आपको याद रखना है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 1 में क्या था, तो भाग 1 में था संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 बताता है। अनुच्छेद 1 से क्या, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में भाग 1 है, और भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 के बीच में जो भी अनुच्छेद आएंगे वो नागरिकता संबंधी रहेंगे, भाग 2 से रिलेटेड रहेंगे। चलिए, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता देखिए, जो यूएसए है, यूएसए जैसे, तो वहाँ पे क्या है, एक केंद्र सरकार भी नागरिकता देती है और एक राज्य सरकार भी नागरिकता देती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में केवल और केवल एक ही नागरिकता है जिसका नाम है भारतीय। ठीक है, आप भारतीय हो या फिर नहीं हो, ठीक है, ये भारतीय नागरिकता होती है। यहाँ पे राज्यों की नागरिकता नहीं होती। हाँ, निवास के बारे में हम जब फॉर्म भरते हैं तो बोला जाता है कि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या फिर एमपी के,
वो निवास के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में बात नहीं करता है। निवास के बारे में तो हाँ अलग अलग राज्य के हैं, लेकिन नागरिकता के बारे में हमारे यहाँ केवल और केवल एक नागरिकता है, भारतीय होने की नागरिकता है। चलिए उसके बाद सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 30वें संशोधन के अंतर्गत या फिर 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या फिर 42वें संशोधन के अंतर्गत जो सिक्किम है भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? क्या है इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1975 में। कब? 1975 में ये संशोधन होता है और उसी टाइम में जो सिक्किम है, सिक्किम को नया राज्य बनाया जाता है। तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम क्या बनता है? तो सिक्किम भारत में शामिल हो जाता है और एक नया राज्य बन जाता है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1988 या फिर 1999, 2000 या फिर 2001? किस वर्ष जो झारखंड राज्य है वो अस्तित्व में आता है? झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2000 में झारखंड अस्तित्व में आता है। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ आता है हमारा, छत्तीसगढ़ भी 2000 में बनता है। उत्तराखंड भी बनता है। कौन सा? उत्तराखंड भी बनता है। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया क्या? झारखंड। छत्तीसगढ़ कब? तो 1 नवंबर, 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड कब बनता है? तो 9 नवंबर को। और झारखंड कब बनता है? तो 15 नवंबर को। देखिए 2000 में छत्तीसगढ़ तो बनता है, तो छत्तीसगढ़ के साथ में और कौन कौन से बनते हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, और उत्तराखंड भी 2000 में बनता है 9 नवंबर को, और झारखंड भी बनता है 15 नवंबर को। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर 2014 में क्या बनता है? तो 2014 में तेलंगाना बनता है। और ये 2019 में, कब? 2019 में 5 अगस्त 2019 में जो कश्मीर रहता है, कश्मीर को अलग कर दिया जाता है। एक बनता है लद्दाख, लद्दाख बनता है, और एक कश्मीर हो जाता है। क्या? कश्मीर। देखिए एक लद्दाख होता है और एक कश्मीर, दोनों यूनियन टेरिटरी रहेंगे। क्या? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है। अभी के पहले के टाइम में देखिए जो लद्दाख है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, और जो कश्मीर है, कश्मीर में असेंबली रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें केंद्र देखेगा। तो एक तरीके से ये भी केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। यहाँ पे विधानसभा रहेगी, लेकिन आपको याद रखना है विधानसभा जैसे दिल्ली में है विधानसभा है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही कश्मीर हो जाएगा। लेकिन जो लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। पूरा पूरा यहाँ पे प्रशासक के थ्रू यहाँ पे सारा कुछ चीज़ या फिर प्रशासन संभाला जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद बताना है। अभी हमने बताया है, बताइए यहाँ पे कौन हो सकता है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। देखिए अनुच्छेद 6 क्या बोलते हैं? आपको अनुच्छेद 6 के बारे में याद रखना है। अनुच्छेद क्या? जो अनुच्छेद 6 बोलता है जो पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। और देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाकिस्तान, यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया, जो पाकिस्तान से इंडिया। ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या बोलते हैं? तो जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे और फिर वो इंडिया आ गए, क्या इंडिया से पाकिस्तान गए थे जब स्वतंत्रता वाला टाइम चल रहा था, उस टाइम पे कई लोग को लगा, जो मुस्लिम लोग थे मुख्यतः, उन लोग को ये लगा कि अगर इंडिया में हम लोग इंडिया में रहेंगे तो यहाँ पे अभी क्या है मुस्लिम लोग, हिंदू थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे तो अत्याचार करेंगे, इन लोगों को लगा। फिर बाद में इनको समझ में आया नहीं, पाकिस्तान से अच्छा हमारा इंडिया है। फिर इन लोग क्या करते हैं, फिर ये पाकिस्तान से फिर इंडिया आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान गए 1948 के टाइम में, उसके बाद फिर से इंडिया आ गए, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात करते हैं अनुच्छेद 7। फिर अनुच्छेद 8 जो विदेश में रहते हैं उनके नागरिकता संबंधी, जो फॉरेन में रहते हैं, है ना, जो फॉरेन में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक है। फिर अनुच्छेद 9 बोलते हैं कि आपका जो नागरिकता है वो छीन लिया जाएगा।
अनुच्छेद क्या बोलता है? नागरिकता छीन लेंगे हम। अभी तो नागरिकता हम दे रहे थे, देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये सब नागरिकता देता है, लेकिन अनुच्छेद 9 जो है, 9 मतलब नो होता है, और ये नागरिकता छीनने का काम करता है। क्या? नागरिकता का छीनने का काम करता है। कैसे छीनेगा नागरिकता को? तो आपको याद रखना है, अगर 3 तरीके से छीनेगा। पहली चीज तो आपको याद रखना है, कौन कौन से? अगर आप दूसरे देश की नागरिकता को ले लिए, क्या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो आपसे नागरिकता छीन लेगा। या फिर आप खुद बोलते हो कि मैं अब पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मुझे नागरिकता का त्याग करना है, तो आप नागरिकता खुद से त्याग करोगे, तो अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तब, या फिर आप नागरिकता त्याग करोगे तब, या फिर सरकार बोलती है तुम्हारा ज़्यादा ही भाव बढ़ गया है, तुम यहाँ की सूचना है वहाँ पाकिस्तान बता रहे हो, बांग्लादेश बता रहे हो, यूएसए बता रहे हो, इसलिए देशद्रोह का केस लगाकर तुम्हें तुम्हारी जो नागरिकता है वो छीन सकता है। तो सरकार द्वारा वंचित कर सकती है। सरकार द्वारा वंचित करने पर 3 तरीके से आपको याद रखना है। नागरिकता ग्रहण कितने तरीके से की जा सकती है? नागरिकता ग्रहण कितने तरीके से? तो आपको याद रखना है 5 तरीके से इंसान को या फिर हमारे भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है कोई भी इंसान। पहली चीज क्या? देखिए पहली चीज क्या है कि जन्म से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। अगर आपका जन्म यहाँ पे हुआ है तो आप यहाँ पे नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। या फिर आपके वंश मान लीजिए आपके पापा का जन्म यहीं पे हुआ है, फिर आपका हो गया, तो वंश क्रम के आधार पर भी आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हो। उसके बाद आप पंजीकरण के थ्रू, किसके? पंजीकरण के थ्रू। पंजीकरण मतलब आप यहाँ पे अगर 10 साल 12 साल अगर आप यहाँ पे रहते हो, 10 साल रहते हो, और यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप एकदम नॉर्मल लीगली तरीके से यहाँ पे रह रहे हो, तो आप अगर भारतीय सरकार से आप अनुरोध करोगे तो नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट में 1 साल यहाँ पे पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे था। ठीक है, पंजीकरण हो गया। तो आपको याद रखना है जन्म से, वंश क्रम से, या फिर पंजीकरण से, या फिर देशीकरण से। देशीकरण क्या होता है? देशीकरण होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मालदीव है, मालदीव को क्या किए, वहाँ पे सरकार को बोले तू बहुत गलत काम कर रहा है, चलिए ठीक है मैं यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेता हूँ और अपने भारत में शामिल कर लिए। तो जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसे हम बोलते हैं देशीयकरण। जैसे हमने श्रीलंका को अपने कैप्चर में किया, मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका को अपने कैप्चर में, अपने अधिकार में ले लेते हैं, तो देशीकरण द्वारा ये नागरिकता हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? तो अर्जित भूमि के समावेशन द्वारा, अर्जित भूमि के समावेशन द्वारा। ठीक है, इतने 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रहण 5 तरीके से हो सकता है, हम छोड़ कितने तरीके से सकते हैं, या फिर नागरिकता जो छीनी जा सकती है वो 3 तरीके से छीनी जा सकती है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1947, 1951, 1956 या फिर 2000? क्या आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? क्या? भारत पुनर्गठन अधिनियम, भारतीय पुनर्गठन अधिनियम, भारतीय पुनर्गठन अधिनियम कब होता है ये? तो अभी मैंने आपको बताया था 1956 में होता है। 1956 में जब ये अधिनियम होता है तो उस टाइम पे कितने राज्य बनते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं? तो 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा 1956। उसके बाद देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है, CAA 2019 का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसके बारे में हमने अभी बात किया है। CAA का उद्देश्य बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह। कितने? 6 अल्पसंख्यक समूह, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, है ना, ये लगभग 6 है। ये जो 6 जनसंख्यक समूह है, अल्पसंख्यक समूह है, ये अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से आए हैं तो इनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अब ये जो नागरिकता CAA है वो कब पारित होता है? तो 9 दिसंबर को, कब? 9 दिसंबर
2019, 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में, फिर 11 दिसंबर को ये राज्यसभा में, फिर 12 दिसंबर को ये राष्ट्रपति द्वारा ये पारित हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अभी लागू हो गया, कब लागू किया गया पूरे भारत में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कब? 11 मार्च को, 11 मार्च 2024 को लागू हो जाता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? पहले ही मैंने आपको बता चुका है इसके बारे में। इसका राइट आंसर आपको पता होगा, राज्यों का यूनियन या फिर राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं, आपको याद रखना है। राज्यों का फेडरेशन भी नहीं है, राज्यों का कन्फेडरेशन भी नहीं है, राज्यों का समूह है। अनुच्छेद 1 बोलता है। अनुच्छेद 2 क्या बोलते हैं? संघ में या फिर हमारे भारत में नए राज्यों का प्रवेश, है ना। पाकिस्तान को हम अपने राज्य में, अगर अपने इंडिया में शामिल करते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से हमने किसी चीज़ को अलग किया है, जैसे लद्दाख को अलग कर दिए, अगर ऐसा सीमाओं में परिवर्तन करना हुआ, नया राज्य बनाना हुआ, तो हम अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। और अनुच्छेद 3 के तहत ही हमारा छत्तीसगढ़ बना हुआ है। कौन से तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत में हमारा छत्तीसगढ़ बना हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ एमपी है और ये एमपी पहले पूरा था, अब इसको हमने छत्तीसगढ़ बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो एक नया राज्य बनाने के लिए कैसा संशोधन चाहिए होता है? अभी संशोधन कहाँ पे होगा? तो आपको पता है, जो भी नया राज्य बनाना है उसके बारे में सब चीज़ें संसद में होती है। संसद के पास ही बस पावर है। संसद को पावर किसने दिया? तो संविधान ने पावर दिया है। संविधान ने कौन से अनुच्छेद के तहत पावर दिया? तो संविधान ने अनुच्छेद 3 के तहत ये पावर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बताइए कि संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब इन लोग की बैठक होती है तो ऐसा भी होगा कि मान लीजिए 100 लोग हैं तो कुछ लोग बोले कि 5 लोग बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, छत्तीसगढ़ अलग नहीं होना चाहिए, 95 लोग बोल रहे हैं कि हाँ अलग होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बहुमत रहेगा। किस बहुमत के आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब होता है कि 1/3 के आधार पर ही अगर वोटिंग हो जाता है और इतने 100 में से मान लीजिए 33 लोग बोल दिए हैं तो ये साधारण बहुमत हो गया। और साधारण बहुमत के आधार पर क्या हो जाएगा? नया राज्य बनाने का प्रावधान हो जाता है, नया राज्य बनाया जा सकता है। कहाँ पे? संसद में बनाया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।